हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए गाइस, आज से आप लोगों के सियासत एससीएम के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो जिन बच्चों का आज की डेट में एग्ज़ाम है तो उन बच्चों को बेस्ट ऑफ लक और फ्री माइंड होकर एग्ज़ाम दीजिएगा आप लोग। अगर आप एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच गए हैं या फिर एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर एग्ज़ाम दिया नहीं है, अगर आप लोगों का सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो फ्री माइंड होकर एग्ज़ाम दीजिए। जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करिए, उसके बाद मैथ और रीजनिंग। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें माइनस मार्किंग है। जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आपको करना है। अगर आपने तुक्का लगाया अगर आप लोगों ने, तो हो सकता है कि आप सिलेक्शन से दूर हो जाएं। तो वही क्वेश्चंस करने हैं जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग सियासत एससीएम की परीक्षा के लिए जीके जीएस के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, अगर आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाए या होने वाला है या अगली शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन जो हैं सेंड कर सकते हैं। 91,406,76,626 91,406,76,626 इस नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमें सेंड कीजिएगा आप लोग। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए, बादल बनाने के लिए सिल्वर आयोडाइड रसायन जो है वो प्रयुक्त किया जाता है। तो सिल्वर आयोडाइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। बात करें सिल्वर आयोडाइड की, तो देखिए सिल्वर आयोडाइड एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका उपयोग कृत्रिम बारिश पैदा करने के लिए किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का सूत्र भी पूछा जा सकता है। तो सिल्वर आयोडाइड का सूत्र होता है AgL। ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है, ठीक है। कृत्रिम बारिश के लिए मेघ बीजन की प्रक्रिया में सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव बादलों में किया जाता है। यह एक अत्यधिक प्रकाश सुग्राही यौगिक है। देखिए, सिल्वर आयोडाइड का जो प्रयोग है फोटोग्राफी में भी किया जाता है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग रोगाणुरोधक एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सिल्वर आयोडाइड को चांदी के आयन के विलयन से आयोडाइड के विलयन की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये कैसे तैयार किया जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। सिल्वर आयोडाइड को चांदी के आयन के विलयन से आयोडाइड के विलयन की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। तो अगर पेपर में पूछा जाए कि फोटोग्राफी में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड का उपयोग प्राय फोटोक्रोमेटिक ग्लास बनाने में किया जाता है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली जो गैस है वो कौन सी है। तो सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है। तो देखिए, इस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सोडा पानी की बोतल को खोलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सोडा पानी में कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो ताप में 1200 पाउंड प्रति वर्ग इंच तक विलीन हो जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, तीसरा क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था। देखिए, बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक था कनिष्क। तो कनिष्क आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कनिष्क था। उसके शासन काल में कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बनाए गए। कनिष्क के समय बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बंट गया, हीनयान तथा महायान याना। यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे भाई। चौथा क्वेश्चन देखेगा, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी। तो बिंदुसार के शासन के दौरान तक्षशिला में अशांति थी। तो तक्षशिला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी।
बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और उत्तराधिकारी बिंदुसार के शासन काल के दौरान सिंध प्रांत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र तक्षशिला में गड़बड़ी फैली हुई थी। 5वां क्वेश्चन देखेगा, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनवाया गया था? 13वीं शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनवाया गया था। तो 13वीं शताब्दी यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कुतुब मीनार की अगर हम बात करें तो कुतुब मीनार का निर्माण 1193 शताब्दी में गुलाम राजवंश के संस्थापक और दिल्ली सल्तनत के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था। वह केवल पहली मंजिला का कार्य समाप्त कर पाए थे। बाद में उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने 1220 शताब्दी में 3 मंजिलें और जोड़ी इन्होंने। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने टूटी हुई मंजिल को बदल दिया और 1369 शताब्दी में एक और मंजिल जोड़ी गई। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? देखिए, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था, तो स्वदेशी आंदोलन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। बात करें स्वदेशी आंदोलन की, तो स्वदेशी आंदोलन 1905 का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप अगस्त 1905 में कलकत्ता में टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। 16 अक्टूबर 1905 का दिन, जिस दिन विभाजन प्रभावी हुआ, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर विभाजन दिवस को राखी बंधन दिवस के रूप में भी मनाया गया। असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 से 22, सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो सन याद कर लीजिए और जो आंदोलन हुए थे उन्हें भी याद कर लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में हर हाल ही में यहां से पूछा जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखेगा। 7वां क्वेश्चन है, तराई हाथी अभ्यारण्य की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो तराई हाथी अभ्यारण्य की स्थापना उत्तर प्रदेश में की जा रही है, तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्र ने उत्तर प्रदेश के दुधवा पीलीभीत में तराई हाथी रिजर्व TER की स्थापना की मंजूरी दे दी है। तराई हाथी अभ्यारण्य भारत का तीसरा हाथी अभ्यारण्य है, जो 3049 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 8वां क्वेश्चन देखेगा। 8वां क्वेश्चन है, पीला बुखार निम्नलिखित के द्वारा फैलता है? तो पीला बुखार किसके द्वारा फैलता है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन के हिसाब से इनमें से कोई नहीं, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जो पीला बुखार होता है इसको हम पीत ज्वर भी कह सकते हैं या येलो फीवर। एक संक्रामक रोग है। इस रोग का कारण एक सूक्ष्म विषाणु होता है, जिसका समूहन एंडेज इजिप्ट जाति के मच्छरों द्वारा होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखेगा भाई। निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो भविष्य की धातु कहा जाता है टाइटेनियम। तो टाइटेनियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। एल्यूमिनियम भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है। ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद सबसे अधिक पाया जाने वाला यह तीसरा तत्व है, इसलिए इसको भविष्य का धातु भी कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन देखेगा गाइस। मूत्रालों के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है? इस गंध का कारण है अमोनिया। तो अमोनिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। 11वां क्वेश्चन देखेगा गाइस। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? तो देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक शासक द्वारा सती प्रथा को रोकने का सबसे पहला ज्ञात 14वीं शताब्दी में मोहम्मद तुगलक के शासन के दौरान हुआ था। हिंदुओं के प्रति उसकी नीति मित्रवत थी और उसने सती प्रथा के उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधारों को लागू करने का प्रयास किया था। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं में से किसका प्रयोग किया जाता है? माचिस बनाने में फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। तो फास्फोरस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
माचिस की तीली की सतह में लाल फास्फोरस होता है और माचिस की तीली के ऊपर जो होता है पोटेशियम क्लोरेट। तो ऊपर क्या होता है, यानी कि ऊपर की सतह में क्या होता है और नीचे की सतह में क्या होता है। ऊपर की सतह में लाल फास्फोरस और माचिस की तीली के ऊपर जो होता है पोटेशियम क्लोरेट होता है और तीली की सतह में लाल फास्फोरस होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। माचिस की तीली पर लगने वाला पदार्थ जो होता है वो फास्फोरस कहलाता है। 1826 में ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग, स्कॉटन और टीज के एक रसायन जॉन वॉकर को संयोगवश पता चला कि रसायनों के साथ लेपित एक तीली को घर में अपने चूल्हे में डालने पर उसमें आग लग गई। उन्होंने पहली घर्षण माचिस का आविष्कार किया था। तो माचिस का आविष्कार किसने किया था? जॉन वॉकर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा 13वां, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये कावेरी नदी पर अवस्थित है। तो कावेरी नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक के कावेरी नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें 90 मीटर है। इस प्रपात का उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। सो गाइस 14वां क्वेश्चन देखिएगा। 14वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती है? देखिए साबरमती जो नदी है ये बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती है। तो साबरमती आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वस्तु का द्रव्यमान। वस्तु का द्रव्यमान सब जगह एक समान रहता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ग्रहों की गति के नियमों की खोज की थी? तो देखिएगा जे केपलर ने ग्रहों की गति के नियमों की खोज की थी। तो जे केपलर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। इन 3 नियमों की खोज जर्मनी के गणितज्ञ एवं खगोलविद योहानेस केपलर, इनका पूरा नाम क्या है? योहानेस केपलर। और 1571 में 1632 तक, ये आपको ध्यान रखना है। 1571 में जन्म और 1632 में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17वां, निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? देखिए सुनामी शब्द जो है ये जापानी भाषा से संबंधित है। तो जापानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुनामी एक जापानी शब्द है जो तुसु और नामी के मेल से बना है। तुसु का अर्थ है समुद्र तट और नामी का अर्थ है लहरें। सुनामी की अगर हम बात करें, जब अचानक समुद्र के अंदर तेज हलचल होती है तो उसमें एक उफान आता है। इसमें इतनी लंबी और बहुत ऊंची लहरों का उदय शुरू हो जाता है जो ज़बरदस्त आवेग के साथ आगे बढ़ती है। इन तरंगों को सुनामी कहा जाता है। ये तूफान अक्सर समुद्री भूकंप के कारण होते हैं। प्रशांत महासागर में बहुत आम है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी आई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर 9.0 तीव्रता के साथ भूकंप के बाद आया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। इसका जो क्षेत्रफल है 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर, जबकि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। यह भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वायुदाब को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो देखिए वायुदाब को मापने के यंत्र को कहते हैं बैरोमीटर। तो बैरोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैरोमीटर का आविष्कार की अगर हम बात करें तो बैरोमीटर का आविष्कार इटली के भौतिक विज्ञानी इवेंजेलिस्टा टोरिकेली ने 1643 में किया था। यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। आविष्कार बैरोमीटर माप की इकाइयों वायुमंडलीय दाब का वायुमंडल या बार कहते हैं। बैरोमीटर के 2 मुख्य प्रकार हैं। पहला है मर्क्यूरी बैरोमीटर, दूसरा है एंड्रॉयड बैरोमीटर। जब बैरोमीटर में अचानक गिरावट होती है तो यह तूफान का संकेत है, क्योंकि तूफान के दौरान वायुमंडलीय दाब अचानक कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि एक लोलक निर्वात में दोलन करता है तो इसकी समयावधि
तो इसकी जो समयावधि है गाइस घट जाती है, तो घट जाती है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। 21वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? संविधान का दूसरा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के भाग दूसरे में नागरिकता का प्रावधान है, भाग दूसरे में अनुच्छेद 5 से 11 तक शामिल है, ये आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता शामिल है। अनुच्छेद 6 में कुछ ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार शामिल हैं जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 8 की अगर हम बात करें, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार शामिल है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए भाग 1 में क्या है, संघ और उसके क्षेत्र, भाग 3 में मौलिक अधिकार, और भाग 4 में निर्देशक सिद्धांत, और भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग बी राज्य संवैधानिक 7वें संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरस्त किया गया, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 22वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 22वां क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? भारतीय संविधान में कुल 5 प्रकार के न्यायिक आदेश हैं, ऑप्शन ए करेक्ट। तो देखिए भारतीय संविधान में 5 रेट हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बताया गया है, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। यह एक नागरिक को उनके उल्लंघन के मामले में किसी भी मौलिक अधिकार का सहारा लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार देता है। इसे संवैधानिक उपचार के अधिकार के रूप में भी जाना जाता है। अनुच्छेद 32 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 32 में रिट सहित मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार, बंदी प्रत्यक्षीकरण में परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रसारित, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि घर्षण का अभाव होता है, तो घर्षण का अभाव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। घर्षण एक बल है जो गति का विरोध करता है। बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि ये जूते के नीचे और बर्फ के बीच बहुत कम घर्षण होता है। 24वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? सभी विकल्प सही हैं, जीवन व्रत, विदेश नीति, आंतरिक नीति, ऑप्शन डी करें। अशोक के अभिलेखों में मिली जानकारी में जीवन गाथा, आंतरिक नीति, विदेश नीति, उसकी धार्मिक और नैतिक संभावनाएं, बौद्ध धर्म और उसके पशु और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम शामिल हैं। ये अभिलेख भारत, नेपाल और पाकिस्तान के सभी क्षेत्रों में फैले हुए हैं। अशोक के अभिलेख बौद्ध धर्म के प्रथम मूर्त प्रमाण हैं और अशोक के शिलालेखों की खोज जेम्स प्रेसेप के द्वारा की गई थी, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो अर्थशास्त्र के जो लेखक थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अर्थशास्त्र की जो रचना है ये कौटिल्य ने की थी। इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोगी और परामर्शदाता और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक भी थे। ये शासन कला, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर आधारित संस्कृत भाषा में लिखी गई एक प्राचीन भारतीय शुद्ध प्रबंधनात्मक पुस्तक है, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सुगा 26वां क्वेश्चन देखेगा। 26वां क्वेश्चन क्या है, निम्न में से ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ की ओर उठते हैं तथा इन्हें ठंडे अधिक सघन पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है? संवहन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। संवहन की अगर हम बात करें तो संवहन पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा गर्मी हस्तांतरण का एक तरीका है। संवहन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं और उन्हें ठंडे अधिक सघन पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? नवीन मोड़दार पर्वतों में पाई जाती है, तो नवीन मोड़दार पर्वत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। 28वां क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है?
अनुच्छेद 17 उपाधियों का समापन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देखेगा, भारतीय संविधान की किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। अनुच्छेद 14 के तहत राज्य दायित्वाधीन है कि वह किसी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समता और समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अर्थात भारत में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण प्राप्त है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अधिकेंद्र। तो अधिकेंद्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है।